नमस्कार, मैं सरिता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत सेक्शन ए राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत 4th यूनिट भारतीय राजनीति के उभरते हुए आयाम के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका 3rd चैप्टर भारत और वैश्वीकरण। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, यानी वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या क्या हैं, वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वैश्वीकरण के परिणाम क्या हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और वैश्वीकरण का प्रारंभ कैसे होता है, यानी वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो वैश्वीकरण के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी हैं। तो वैश्वीकरण का टॉपिक है, यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग जानेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। देखो बच्चों, जो वैश्वीकरण की अवधारणा है वह मूल रूप से अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन इसका प्रभाव बहुआयामी होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ते हैं। इसलिए इस बहुआयामी परिघटना का अध्ययन हम लोग हिस्ट्री में भी करते हैं, हम लोग सोशियोलॉजी के अंतर्गत भी करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी करते हैं, और इसका अध्ययन हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी कर रहे हैं उभरते हुए आयाम के संदर्भ में। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है और इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मूल रूप से अर्थ होता है विश्व का एकीकरण। अब विश्व का एकीकरण किस रूप में? विश्व का एकीकरण व्यापार या आर्थिक गतिविधियों के रूप में, विश्व का एकीकरण राजनीतिक गतिविधियों के रूप में, विश्व का एकीकरण औद्योगिक गतिविधियों के रूप में, विश्व का एकीकरण संचार साधनों के रूप में, विश्व का एकीकरण यातायात साधनों के रूप में, विश्व का एकीकरण यातायात साधनों के माध्यम से, और विश्व का एकीकरण मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा औद्योगिक जो गतिविधियां अपनाई जाती है उनके रूप में। इसी के साथ ही विश्व का एकीकरण सेवाओं और वस्तुओं तथा जनसंख्या के गमन के रूप में, यानी वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में तब्दील कर दिया है। देखो, जो वैश्वीकरण है उसके लिए मुख्य रूप से 3 गतिविधियां उत्तरदायी हैं। पहला तो कारण है वह तो है संचार साधनों का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। जो संचार साधन हैं उसमें टेलीकॉम या जो टेलीफोन कह सकते हैं, मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं, इंटरनेट है, इन सब के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जो दूरी थी वह बहुत कम हो गई है और कम्युनिकेशन बढ़ गया है। संचार साधनों के विकास के कारण विश्व के एक कोने में बैठा व्यक्ति दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से वार्तालाप कर सकता है, जानकारी हासिल कर सकता है, विभिन्न गतिविधियों के बारे में जान सकता है, घटनाओं के कारण परिणामों के बारे में जान सकता है, और न केवल जान सकता है अपितु तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया दे सकता है। तो ये किस लिए संभव हुआ? यह इस प्रकार से संभव हुआ कि विश्व के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, अप्रत्याशित विकास हुआ। और जो दूसरा इसका प्रमुख कारण है वह औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि से बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां विश्व के विभिन्न देशों के अंतर्गत स्थापित होने लगी और ये वहां की राज्य व्यवस्था को, वहां की अर्थव्यवस्था को और वहां की अनेक जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं सभी व्यवस्थाओं को प्रभावित करने लगी। इसके माध्यम से विभिन्न देश आपस में जुड़ने लगे। और तीसरा जो प्रमुख कारण है, राजनीतिक कारण है, वह यह है कि विश्व के अंतर्गत एक ध्रुवीय राष्ट्र की व्यवस्था होना। जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 ध्रुव थे, यानी सोवियत संघ और अमेरिका 2 ध्रुव थे, उसमें से सोवियत संघ का जो ध्रुव था उसका ढह जाना, उसके गढ़ के ढह जाने के कारण 1990 के दशक के अंतर्गत केवल एक ध्रुव ही बच जाता है, वह था अमेरिका। और अमेरिका के द्वारा अपनाई जाने वाली जो आर्थिक गतिविधियां थी, पूंजीवादी व्यवस्था, उदारवादी और निजीकरण की व्यवस्था थी, उससे संपूर्ण विश्व का प्रभावित हो जाना। इसके कारण संपूर्ण विश्व के अंतर्गत जो वैश्वीकरण था उसका प्रसार हो जाता है और इस आर्थिक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी देश शामिल हो जाते हैं, चाहे वह अर्धविकसित देश हो, चाहे वह विकासशील देश हो और चाहे विकसित देश हो। सभी किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है।
यानी जब एक देश के द्वारा अपने देश की अर्थव्यवस्था का समन्वय विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के साथ कर लिया जाता है तो वह प्रक्रिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और यह वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है मूल रूप से आर्थिक पक्ष से संबंधित है, बाजारोन्मुखी अवधारणा है, लेकिन यह अपना प्रभाव सभी क्षेत्रों पर डालती है, इसीलिए इसे बहुआयामी परिघटना कहा जाता है। इसी कारण यह एक बहुत ही विवादास्पद विचारधारा भी है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी है और जिसके नकारात्मक परिणाम भी विश्व को भुगतने पड़ रहे हैं, विश्व में देखने को मिल रहे हैं। जैसे आज बात की जा रही है कि जो कोविड-19 है उसका मुख्य कारण ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। इसके साथ ही यह बात भी की जा रही है कि जो कोविड-19 का निराकरण संभव हो पा रहा है और एक देश तक दूसरे देश की जो सुविधाएं पहुंच रही है उसका जो कारण है वह भी ग्लोबलाइजेशन है। तो इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन ने संपूर्ण ग्लोब को, संपूर्ण पृथ्वी को एक धुरे पर, एक सिरे पर बांध दिया है। यह क्या प्रक्रिया है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। या इसे जब परिभाषित करें तो हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तियों, विचारों, आंकड़ों, पूंजी और सेवाओं की मुक्त प्रवाह या मुक्त गतिशीलता ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और वैश्वीकरण का प्रारंभ संपूर्ण देशों के अंतर्गत या विश्व के अधिकांश देशों में अपनाया गया और भारत में भी स्वीकार किया गया, तो इसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी रही हैं, उन वैश्विक उत्तरदायी परिस्थितियों की भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, यानी ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ है विश्व का एकीकरण। और उस एकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक गतिविधियां आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण होता है, विश्व व्यापार का खुलना होता है, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वित हो जाती है। संचार साधनों का विकास होता है, वित्तीय गतिविधियों का प्रसार होता है, बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व बढ़ जाता है और इनकी स्थापना अधिकाधिक होने लगती है। और इसी के साथ जनसंख्या का देशांतर गमन होता है। ये सारी गतिविधियां किसके अंतर्गत आती है? वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। अर्थात कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं, आंकड़ों और विचारों की मुक्त गतिशीलता है, मुक्त प्रवाह है। किस स्तर पर? विश्व स्तर पर। यही प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। बच्चों नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाता है कि वैश्वीकरण क्या है समझाइए, और याद रखिएगा इस टॉपिक से हर बार प्रश्न बनता है और 2018 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बना था कि वैश्वीकरण क्या है, इसे समझाते हुए बताइए कि इसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े। तो क्योंकि हम लोग इसे राजनीति विज्ञान के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं तो इसके राजनीतिक प्रभावों को भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। तो जैसे ही वैश्वीकरण का अर्थ पूछा जाता है कि वैश्वीकरण क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं, आंकड़ों और विचारों की मुक्त गतिशीलता होती है। वैश्विक स्तर पर वह प्रक्रिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कहा जा सकता है कि जब एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित हो जाता है तो वह प्रक्रिया ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से जानी जाती है। अब वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने संपूर्ण विश्व को, यानी इस विविधता भरी दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया। संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित करने के लिए जो मुख्य श्रेय दिया जा सकता है वह है सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के कारण, यानी टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण विश्व के प्रत्येक देश को आपस में जुड़ गए हैं। और यह कैसी प्रक्रिया है? एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पर, जिसका प्रभाव सामाजिक क्षेत्र पर और जिसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर, जिसका प्रभाव पर्यावरणीय क्षेत्र पर या सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ता है। और विश्व के सभी देश इस प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। तो भारत कैसे इस प्रक्रिया से अछूता
रह सकता था। भारत भी इस प्रक्रिया से प्रभावित है और भारत में भी वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो वैश्वीकरण है वह एक बहुआयामी परिघटना है। इसके साथ साथ यह एक चर्चित और विवादित विचारधारा भी है और यह मुख्यतः बाजारोन्मुखी अवधारणा है, यानी इसका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। अब होता क्या है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो संचार क्रांति होती है और उस संचार क्रांति के प्रभाव ने, संचार क्रांति के प्रवाह ने विश्व को एकीकृत कर दिया, विश्व का एकीकरण कर दिया और विश्व के उस धुरी पर बैठे हुए व्यक्ति को इस धुरी पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ जोड़ दिया। किन्होंने? संचार माध्यमों ने, संचार साधनों ने, सूचना प्रवाह तंत्रों ने। इसके माध्यम से जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वह सक्षम हो पाई, वह सफल हो पाई। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संचार क्रांति ने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही जो मुख्य प्रभाव मैंने आप लोगों को बताया तो वह प्रभाव था राजनीतिक प्रभाव, कि विश्व के जो राजनीतिक पटल पर अब तक दो ध्रुव थे। होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी 1945 के पश्चात विश्व के जो राजनीतिक पटल था वह दो गुटों में विभाजित था, दो ध्रुवों में विभाजित था। वे ध्रुव थे पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। अब जो पूंजीवादी विचारधारा थी वह उदारवाद से प्रभावित थी। पूंजीवाद का तात्पर्य क्या हुआ? पूंजीवाद से तात्पर्य यानी वह वर्ग जो अपनी पूंजी में विश्वास करता है, यानी अपनी संपत्ति के साधनों का निजी स्वामित्व स्वीकार करता है, यानी वह वर्ग जो संपत्ति के साधनों का निजी स्वामित्व स्वीकार करता है, वह मानता है कि जो संपत्ति के साधन हैं या जो आर्थिक संसाधन है उनका निजी स्वामित्व होना चाहिए और उस पर राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। किन पर? आर्थिक गतिविधियों में। यानी पूंजीवाद किससे प्रभावित है? उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है और इसका मानना है कि राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत और मुक्त प्रतियोगिता होनी चाहिए आर्थिक गतिविधियों में। राज्य को बार बार दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और राज्य के संरक्षण की आवश्यकता आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। तो पूंजीवादी विचारधारा क्या मानती है? पूंजीवादी विचारधारा का मानना है कि संपत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके ठीक उलट जो दूसरी विचारधारा थी वह थी साम्यवाद। अब साम्यवाद का क्या मानना है? साम्यवाद जैसा कि नाम से स्पष्ट है समानता के सिद्धांत पर आधारित है और ये साम्यवादी जो व्यवस्था है वह समाजवाद के अंतिम चरण के रूप में मार्क्स ने उल्लेखित की है और इसके अंतर्गत माना जाता है कि संपूर्ण समाज के जो भी आर्थिक संसाधन है उस पर विश्व का नियंत्रण होना चाहिए, संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए, सभी का नियंत्रण होना चाहिए, वह किसी एक ही निजी संपत्ति नहीं है। यानी पूंजी पर व्यक्तिगत स्वामित्व की बात यह स्वीकार नहीं करता है और समाज कैसा होना चाहिए? वर्ग विहीन समाज की यह आकांक्षा करता है। यानी समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित वर्ग विहीन समाज होना चाहिए जहां किसी प्रकार का ऊंच नीच, अमीर गरीब, पूंजीपति श्रमिक कोई भेद नहीं हो और समाज समानता के सिद्धांतों को स्वीकार करता हो और समाज के सभी संसाधनों पर सभी का समान हक हो। तो यह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है और समाजवादी विचारधारा का मूल यह ध्येय है कि जो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करे और व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करे और समाज के सभी संसाधन संपूर्ण समाज के हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा दोनों एक दूसरे से विपरीत विचार रखती हैं, दोनों एक दूसरे से विपरीत विचारधाराओं से प्रेरित है। इस प्रकार से जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था और जो साम्यवादी विचारधारा थी उसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, जिसे USSR कहा जाता था। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पूंजीवादी विचारधारा निजी स्वामित्व और बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी, जबकि साम्यवादी व्यवस्था निरंकुश सत्ता स्वामित्व युक्त अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी। निरंकुश सत्ता यहाँ किसकी?
राज्य का संसाधनों पर नियंत्रण हो रहा था, क्योंकि अभी तक साम्यवाद की प्राप्ति तो हो नहीं पा रही थी। साम्यवाद तो अंतिम अवस्था थी, जो काल्पनिक अवस्था थी। अभी तक समाजवाद की 5वीं अवस्था में चल रहे थे, तो राज्य का नियंत्रण संसाधनों पर स्थापित था। इस प्रकार से दोनों विचारधाराएं थी, वे एक दूसरे से कट्टर विरोधी थी, धुर विरोधी थी। परिणाम स्वरूप इन दोनों विचारधाराओं में किसी भी प्रकार का पारस्परिक राजनीतिक आर्थिक संबंध नहीं था। देखो बच्चों, ये बात गौर करने वाली है। जो पूंजीवादी विचारधारा थी वह उदारवाद से प्रभावित थी और इसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, और यह जो विचारधारा थी वह निजी स्वामित्व वाली बाजारोन्मुखी विचारधारा से प्रेरित थी। जबकि इसके उलट जो साम्यवादी विचारधारा थी वह समाजवाद से प्रेरित थी और इसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, और यह निरंकुशवादी स्वामित्व युक्त अर्थव्यवस्था से प्रेरित थी। इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में, दोनों ही विचारधाराओं में किसी प्रकार का राजनीतिक आर्थिक संबंध नहीं था, जो कि वैश्वीकरण की मूल आवश्यकता है। यानी यहाँ तक किसी प्रकार का दोनों वर्गों में सामंजस्य नहीं था, और यह न केवल 2 देश थे, अपितु विश्व का 2 धड़ों में विभाजन था उस समय पर। और ये अपने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए और अपने अपने प्रभावितों की संख्या में वृद्धि करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। जो पूंजीवाद था, यानी जो अमेरिका था, वह अपने प्रभावितों की संख्या में वृद्धि करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रयोग कर रहा था, जैसे विश्व बैंक है, IMF है, WTO है आदि, इनका वह प्रयोग कर रहा था। उसी प्रकार से जो सोवियत संघ है वह भी क्या कह रहा था, शोषण के खिलाफ एकजुट हो जाओ, हमें सभी को समान हक प्राप्त करने हैं, समान अधिकार प्राप्त करने हैं और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करनी है, तो आओ हम सभी एकजुट हो जाएं। तो दोनों के दोनों देश थे, दोनों की दोनों विचारधाराएं थी, वे अपने अपने स्तर पर आह्वान कर रही थी और अपने अनुसमर्थनों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन होता क्या है कि सोवियत संघ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य नहीं होता है। यह अपनी जो कट्टरवादी व्यवस्था थी उसी का अनुसरण करता रहता है, और इसके उलट जो पूंजीवाद व्यवस्था थी, यानी इसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, अमेरिका विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य था। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने विभिन्न देशों को, विभिन्न राज्यों को अपनी ओर प्रभावित करने का प्रयास किया। क्योंकि इसी दशक के अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न देशों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मुख्यतः एशियाई और अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और उन नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने विकास के लिए किसी आश्रय की आवश्यकता थी, तो वह आश्रय प्रदान करना प्रारंभ किया अमेरिका ने। अब दोनों गुटों में, साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों में अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। अब ये लड़ाई हथियारों से नहीं होती, अपितु वैचारिक द्वंद्व के माध्यम से होती है, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार के माध्यम से होती है, जिसे कहा गया शीत युद्ध। अब शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है दोनों धड़ों के अंतर्गत, और दोनों धड़े किसी प्रकार से भी देखो, चाहे अपने समर्थकों की संख्या में वृद्धि करने से देखो या सैनिक संगठनों की स्थापना करने जैसे सीटो, नाटो, वार्सा पैक्ट आदि का गठन करने से देखो, किसी भी रूप में देखो, ये अपने जो समर्थक थे उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करते जा रहे थे, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे थे। और अमेरिका इसमें अग्रणी इस रूप में रहा कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग था, क्योंकि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अमेरिका के वर्चस्व वाली संस्थाएं थी। अब सोवियत संघ की जो व्यवस्थाएं थी उसके अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाल फीताशाही यानी नौकरशाही का मनमानापन प्रारंभ हो जाता है। वहां पर एक हथियारों की अंधाधुंध दौड़ प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण प्रशासनिक कट्टरता और हथियारों की अंधाधुंध दौड़ के कारण वहां की आर्थिक व्यवस्थाएं कमजोर हो जाती हैं। इन सभी परिस्थितियों को पूंजीवादी देश ने भांप लिया, यानी अमेरिका ने भांप लिया और भांप कर सोचा कि जहां जहां पर असमानता है, गरीबी है और पूंजीवादी तत्व है, वहां वहां पर साम्यवाद का प्रसार हो रहा है। तो साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहारा लेते हुए इन नवोदित राष्ट्रों को ऋण प्रदान करना होगा, सहायता प्रदान करनी होगी। और जिस झंडे को लिए सोवियत संघ खड़ा है, यानी ये समानता की बात कर रहा है, गरीबी उखाड़ने की बात कर रहा है और सभी वर्गों की समानता की बात कर रहा है, मुझे इस आवरण को ओढ़ना होगा। और सोवियत संघ आंतरिक रूप से कमजोर था, आंतरिक रूप से दुर्बल हो गया था और उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं भी चरमरा गई थी।
इन सब परिस्थितियों के अंतर्गत अंततोगत्वा विजय होती है पूंजीवाद की, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर हो जाने के कारण और अन्य अनेक वैश्विक कारण होने के कारण सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है। और उसी समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका नीति का अनुसरण किया और इस नीति के पश्चात तो वहाँ पर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ लगभग 15 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और अंततोगत्वा विजय होती है पूंजीवादी व्यवस्था की, जो मुख्यतः पैरोकार थी उदारवाद की, निजीकरण की। और इस प्रकार से इन्होंने अब विश्व के समस्त देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना प्रारंभ कर दिया और दौर प्रारंभ हुआ वैश्वीकरण का। ठीक है, इसी को हम आगे समझते हैं। इस प्रकार से जो सोवियत संघ था वह और उसका पूरी यूरोपीय संघ था, वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शामिल नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मुख्यतः जैसे यूएनओ थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार बैंक और व्यापार व टैरिफ समझौता जिसे गेट कहा जाता है। इस प्रकार से इन किन्हीं भी संस्थाओं के सोवियत संघ के समर्थक देश थे वे शामिल नहीं थे, किसी भी रूप से इनसे सम्मिलित नहीं थे। इसका लाभ पूंजीवादी विचारधारा को मिला और पूंजीवादी विचारधारा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों में स्वतंत्रता की प्रेरणा भर रही थी और उनके विकास की हुकार लगा रही थी, विकास के स्वप्न दिखाकर अपनी ओर करने का प्रयास कर रही थी। किन्हें? अर्ध विकसित राष्ट्रों को प्रलोभन देकर या आर्थिक सहायता देकर या वहां पर विकास के स्वप्न दिखाकर उन्हें अपनी ओर करने का प्रयास कर रही थी। कोशिश तो सोवियत संघ भी कर रहा था। सोवियत संघ भी कह रहा था कि हम लोगों को आर्थिक विषमता को समाप्त करना है, शोषण को समाप्त करना है और समान अधिकार प्राप्त करने हैं। एक वर्ग विहीन जो व्यवस्था है उसे हम लोगों को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से सोवियत संघ भी अपनी तरफ से अपने फेवर में विभिन्न व्यवस्थाओं को करने का प्रयास कर रहा था और एक अपनी तरह की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाह रहा था। इसके लिए वह अपने प्रभाव क्षेत्र में निरंतर वृद्धि कर रहा था। इसी के कारण जो दोनों गुट थे उनके अंतर्गत द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है, युद्ध की स्थिति प्रारंभ हो जाती है जिसे कहा गया शीत युद्ध। शीत युद्ध किसे कहते हैं? वास्तविक युद्ध की स्थिति नहीं होती अपितु संभावित युद्ध की स्थिति होती है और दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी तो करते हैं लेकिन एक दूसरे पर जिन हथियारों का प्रयोग करते हैं वे केवल आरोप प्रत्यारोप के या वैचारिक हथियार होते हैं। यानी वास्तविक युद्ध की स्थिति न होकर संभावित युद्ध की स्थिति होना और वैचारिक स्तर पर द्वंद्व होना शीत युद्ध कहलाता है। तो इस तरह से यूएसएसआर और यूएसए में यानी सोवियत संघ में और अमेरिका में दोनों में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के फेर में शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सैनिक संगठनों का भी जन्म होता है। अब होता क्या है कि अमेरिका जो कि पूंजीवादी गुट का नेता था उसने यह भाप लिया कि जहाँ जहाँ गरीबी है, विषमता है और पूंजीवाद के तत्व है वहाँ पर साम्यवाद तेजी से पनप रहा है। तो आवश्यकता क्या है? इन सभी तत्वों का निवारण खोजने की। इसके लिए उसने अपने वर्चस्व वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आश्रय लिया जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन सभी के माध्यम से असमानता और गरीबी निवारण करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए और अल्प विकसित देशों को, पिछड़े देशों को आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण पूंजीवादी गुट का जो पक्ष था वह मजबूत होने लगा, यानी अमेरिका का पक्ष मजबूत होने लगा। इसके उलट साम्यवादी देशों के अंतर्गत स्थितियां बिगड़ रही थी क्योंकि साम्यवादी गुट के पास न तो इतना सामर्थ्य था कि वह आर्थिक सहायता देकर विभिन्न राष्ट्रों को अपने समर्थन में कर सके या अपने प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर सके, और दूसरा जो साम्यवादी गुट था, सोवियत संघ था, वह किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत भी शामिल नहीं था ताकि वह उनका प्रयोग करके अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सके। इसके साथ ही सोवियत संघ अपनी प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहा था और वहां पर प्रारंभ हो गया था हथियारों की अंधाधुंध दौड़।
इसके कारण लगातार विषमता बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी और जो साम्यवादी गुट था वह आंतरिक रूप से जर्जर हो गया था, कमजोर हो गया था। और अनेक ऐसी कुछ गलतियां भी थी इनकी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में या राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने अब स्वीकार कर लिया कि वास्तव में यदि इन सोवियत गुटों की यानी इन साम्यवादी राष्ट्रों का विकास करना है या फिर विश्व का विकास करना है तो उसके लिए हमें पूंजीवादी तत्वों को, उदारवादी तत्वों को अपना लेना चाहिए। किसने स्वीकार किया? मिखाइल गोर्बाचोव ने। मिखाइल गोर्बाचोव ने एक्सेप्ट किया कि सोवियत संघ को न केवल विकास के लिए अपितु विश्व के विकास के लिए भी आज जो वैश्वीकरण है या जो आर्थिक उदारीकरण है वह विश्व की मांग बन गया है। इसके कारण मिखाइल गोर्बाचोव ने राजनीतिक उदारीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए दो नीतियों का अनुपालन किया, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका। इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछी जाती है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने राजनीतिक उदारीकरण और मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाते हुए ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइकी की नीति का अनुपालन किया और नीतियों को अपनाया। लेकिन इसके साथ ही क्या हो जाता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ लगभग 15 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इसके साथ ही यह रोचक तथ्य भी हमें जान लेना चाहिए कि जो तत्कालीन सबसे बड़ा देश था और विभाजन हो जाने के पश्चात जो सोवियत संघ का प्रतिनिधि देश जो रूस है वह आज भी विश्व के अंतर्गत सबसे बड़ा देश है। लेकिन सोवियत संघ का विभाजन हो जाने के कारण जो पूंजीवादी गुट था उसको बहुत अधिक लाभ हुआ। देखो बच्चों, इस पर प्रश्न बनता है कि सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ? तो दिसंबर 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ का विभाजन हुआ और लगभग यह 15 देशों में विभाजित हो गया। ठीक इसी समय से प्रारंभ हो गया किसका दौर? वैश्वीकरण का दौर। तो प्रश्न बनता है कि वैश्वीकरण का दौर कब से प्रारंभ हुआ? तो हम लोग कहेंगे कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ होता है, क्योंकि अब जो दूसरा ध्रुव था, दूसरा गढ़ था, वह ढह गया था। जो प्रतिद्वंदी था पूंजीवादी देशों के सामने, उसका अस्तित्व अब विघटित हो गया था, यानी वह टुकड़ों में विभाजित हो गया था, कमजोर हो गया था। परिणाम स्वरूप जो पूंजीवादी देश थे उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और अपनी आर्थिक नीतियों को ऊंचाई देने के लिए विभिन्न साम्यवादी देशों तथा एशिया और अफ्रीका के देशों से संबंध बनाना प्रारंभ किया और नई नीतियां लागू कर दी गई जिन्हें एलपीजी कहा जाता है। यानी अब पूंजीवादी देशों ने एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र थे, उन्हें अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना प्रारंभ कर दिया और अधिकांश देशों ने अब स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं को अपनाना छोड़कर, जो अपनी अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाएं अपना रखी थी उनको छोड़कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाना प्रारंभ कर दिया। यानी एलपीजी सिस्टम को अपनाना प्रारंभ कर दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया अब विश्व के अधिकांश देशों के अंतर्गत अपनाई जाने लगी और ये विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था का मूल हो गई। इसी प्रकार से प्रारंभ हुआ वैश्वीकरण का दौर। इस प्रकार से बच्चों, हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था का समन्वय हो जाता है, या कहा जा सकता है कि जब व्यक्तियों, विचारों, पूंजी, आंकड़ों और सेवाओं का मुक्त प्रवाह होता है और मुख्यतः अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, तो वह व्यवस्था वैश्वीकरण की व्यवस्था कहलाती है। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सम्मिलित हो जाना ही वैश्वीकरण है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने यह भी जाना कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कैसे हुआ। हम लोगों ने जाना कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वह बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रक्रिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अलग अलग आयाम कौन से हैं और किन किन क्षेत्रों पर इसने अपना प्रभाव डाला है। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।